सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था सुपरवाइज़र भर्ती का, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कोटा से निकली गई है, उसमें मैंने पूर्व प्रसव काल के बारे में कल मैंने बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पूर्व प्रसूति काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो था आपका बीजावस्था, है ना, और दूसरा था आपका भ्रूणावस्था, और तीसरा था आपका गर्भावस्था। जो बीजावस्था है इसको डीम भी कहते हैं, है ना, बीजावस्था डीम भी कहते हैं इसको। और इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि ये 2 सप्ताह का टाइम पीरियड होता है, और मैंने भ्रूणावस्था के बारे में बताया था कि ये 2 सप्ताह से 2 माह का होता है, और गर्भावस्था के बारे में मैंने बताया था कि ये है 2 माह से जन्म तक होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबका। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डिम्ड या बीजावस्था है उसमें प्राणी अंडे का आकार का होता है, और उसका जो उसको युक्ता कहते हैं, और यह आहार के रूप में योग नामक पदार्थ लेता है। उसके बाद जो भ्रूणावस्था है, मैंने इसमें बताया था कि इसमें 3 स्तर होते हैं। एक प्रथम स्तर जो 22 स्तर भी बोलते हैं, मध्यम स्तर और अंत स्तर। पिछली बार 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो डीम्ड अवस्था है उसमें प्रथम स्तर पर किसको शामिल किया गया है। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, प्रथम स्तर में कौन कौन से हैं। प्रथम स्तर में थे आपके, जिसको बाह्य स्तर भी कहते हैं, उसमें त्वचा, दांत, नाखून, बाल व नाड़ी मंडल का विकास था। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इसमें पिछली बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि प्रथम बाह्य स्तर पर कौन सा शामिल है। तो उसमें नाड़ी मंडल दे रखा था, और ये परिसंचरण तंत्र दे रखा था, त्वचा दे रखी थी। तो उसमें प्रथम स्तर या 22 स्तर में कौन सा था, नाड़ी मंडल था। वैसे ही मध्य स्तर पे त्वचा के जो भीतरी भाग है और मांसपेशियों का निर्माण है वो त्वचा के मध्य स्तर पर हुआ है, और अंत स्तर पर हुआ है संपूर्ण पाचन प्रणाली का निर्माण और फेफड़े यकृत का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था कि बच्चे की धड़कन कब सुन सकते हैं अपन, 4थे माह में सुन सकते हैं, और 5 माह के दौरान बच्चा है ना अपना जो अंगों का कार्य है ना, यानी अंग हिलाना चालू कर देता है, और उसकी लंबाई 10 इंच तक हो जाती है बच्चे की। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, बता दिया था मैंने। उसके बाद मैंने बताया था कि जो बच्चा पेट में रहने के दौरान जो अपने आप जो क्रिया करता है, हाथ पैरों को सौता मारता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फीटल एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मोंटेग ने कहा था कि जिन शिशुओं का जन्म जितनी सरलता से होता है, जन्म के बाद वातावरण में उतना ही शीघ्र और अच्छी तरह से वो समायोजित हो जाते हैं। उसके बाद बताया था मैंने शेषवावस्था। शेषवावस्था कितनी थी, 0 से 2 वर्ष की थी। बच्चे का सर्वाधिक जो विकास होता है वो इसमें ही होता है, शेषवावस्था में। इस चीज़ का ध्यान रखना, सर्वाधिक विकास किस में होता है, शेषवावस्था में होता है, और बालक का सबसे कम विकास किस में होता है, वो बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नवजात शिशु कितने दिन का होता है, 30 दिन का जो बच्चा होता है ना वो नवजात शिशु कहलाता है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो आधे घंटे के दौरान जब बच्चा जन्मता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पर्टूनेट चाइल्ड कहते हैं। उसमें जो बच्चा है ना, वो जो यूम्बिशियल कोड होती है ना, जो नाड़ बोलते हैं अपन बच्चे को, माँ से जुड़ा रहता है, जब उसको अलग कर दिया जाता है ना, तब वो नवजात शिशु हो जाता है। जब तक उससे जुड़ा रहता है तो उसको अपन पर्टूनेट चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका था एक, हरलोक ने कहा था कि नवजात शिशु वयस्क व्यक्ति नहीं है, इसकी डेफिनेशन थी। और हरलोक ने यह भी कहा था कि जन्म के समय उसकी बच्चे की आंखें हल्के भूरे रंग की और त्वचा हल्के गुलाबी रंग की होती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि बाल्यावस्था 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मैंने बताया था आप लोगों की, ये होती है 3 से 6 वर्ष की होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से 10 वर्ष ये लड़कियों में होती है, और 6 से 12 वर्ष ये लड़कों में होती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आप लोगों को हरलोक और कोलसैनिक के अनुसार ये जो शेषवावस्था ये है कि कितने महीने में क्या होता है वो आप लोगों को बताया था। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। आज हम आप लोगों को जो बाल विकास के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें बाल विकास में कि जो गर्भकाल है, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है, ठीक है, किशोरावस्था का प्रारंभ तक का जो बाल विकास है उसको क्या कहते हैं, अपन बाल विकास कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कब समझ में आ गई कि बाल विकास कब तक होता है, ये गर्भकाल से प्रारंभ होता है, और किशोरावस्था के प्रारंभ तक, एक तो उत्तरावस्था होती है, तो जो प्रारंभिक अवस्था है किशोरावस्था की, वहाँ तक बालक का विकास होता है। ठीक है, फिर एक विद्वान हुए थे पेस्टोलॉजी। एक कौन से विद्वान हुए थे, पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी ने 1974 में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था पहली बार। पेस्टोलॉजी ने
1976 में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, उसके बाद था एक बाल विकास के जो जनक हैं, बाल विकास के जनक कौन है? वो है स्टैनले हॉल। बाल विकास के जनक कौन है? स्टैनले हॉल। जो ये स्टैनले हॉल है, इसने क्या किया था? इसने पहली बार बालकों के ऊपर अध्ययन किया था, बाल अध्ययन किया था, और उसने एक बाल अध्ययन आंदोलन भी चलाया था अमेरिका में, और इसका जनक भी कहा जाता है बाल विकास का। इसने वहाँ पे 2 समितियाँ बनाई थी स्टैनले हॉल ने। एक तो बनाई थी बाल अध्ययन समिति और दूसरी बनाई थी बाल कल्याण समिति। ठीक है, तो इसको स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक भी कहते हैं। फिर हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रूसो की एक पुस्तक है इमाइल। तो ये जो इमाइल पुस्तक है, इसने अपने खुद के बच्चे पर भी रिसर्च किया था। जो इमाइल है, इसको रूसो का काल्पनिक शिष्य भी कहते हैं। रूसो की पुस्तक का नाम इमाइल है, और इस इमाइल का अर्थ है रूसो का काल्पनिक शिष्य। ठीक है, इसमें बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया था इसमें अपनी पुस्तक इमाइल में। उसके बाद में एक और विद्वान हुए विलियम हीली। जो हीली है, इसने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की थी, हीली ने। ठीक है, और भारत में जो गिजुभाई बंदेका है, उसने मोंटेस्क्यू से प्रभावित होकर 1920 में एक बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। ये भारत से संबंधित है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ये था इसमें बाल परिचय का एक छोटी सी जानकारी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं यहाँ पे अभिवृद्धि और विकास। ये आप हेडिंग डाल लीजिए, अभिवृद्धि व विकास। ठीक है, अब यहाँ पे हम अभिवृद्धि और विकास में बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ अभिवृद्धि होती क्या है। अभिवृद्धि होती है एक संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन या मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है, उसको अपन कहते हैं अभिवृद्धि। और ये जो विकास है, ये मात्रात्मक में गुणात्मक परिवर्तन दोनों है। यानी विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जबकि अभिवृद्धि में कौन से होते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। एक विद्वान हुए हैं फ्रैंक, इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। इसमें आप लोगों को डेफिनेशन वही लिखाऊंगी आप लोगों को जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखवाऊंगी आप लोगों को। एक विद्वान है फ्रैंक ने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि का होना अभिवृद्धि कहलाता है। फ्रैंक क्या कहता है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि का होना अभिवृद्धि कहलाता है। ये पिछली बार एक डेफिनेशन भी पूछ ली थी कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था पिछली बार। तो ये अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? अपन अभिवृद्धि कहते हैं। शरीर तथा उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन ही अभिवृद्धि कहलाता है। अभिवृद्धि किसे कहते हैं? कि शरीर में तथा उसके अवयव में जो होने वाला परिवर्तन है, मतलब जो बाह्य ढांचा है, उसको ही अपन क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास क्या होता है? शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विकास कहलाता है। अब 2-4 डेफिनेशन है, वो आप लिख लीजिए। एक तो है मुनरो, एक तो मुनरो की डेफिनेशन है। ठीक है, आप मुनरो की डेफिनेशन लिखिए। मुनरो की डेफिनेशन है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ठीक है, मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो के अनुसार डेफिनेशन है, ये परिभाषा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन लिखिए आप हरलोग के अनुसार, एलिजाबेथ हरलोग। इसकी 3 डेफिनेशन है हरलोग की। तो ये पहली डेफिनेशन आप लिखिए हरलोग के अनुसार। हरलोग कहता है कि विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता व नवीन विशेषताओं को व्यक्त करता है। हरलोग क्या कहता है? कि विकास व्यक्ति में नवीन योग्यता व नवीन विशेषताओं को व्यक्त करता है। अब इसी हरलोग की दूसरी डेफिनेशन और है हरलोग की, वो आप लिखिए कि परिवर्तनों की वह क्रमिक व सुसंगत श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। दूसरी क्या डेफिनेशन है? कि परिवर्तनों की वह क्रमिक व सुसंगत श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। अब लास्ट इसकी हरलोग की है, तीसरी भी हरलोग की है। ये डेफिनेशन और लिख लीजिए आप एक और। इसमें हरलोग ने विकास के 4 प्रकार के परिवर्तन बताए हम। इसमें लिखो कि हरलोग के अनुसार विकास के कितने परिवर्तन हैं? 4 प्रकार के परिवर्तन है। कौन कौन से हैं? इसने पहला परिवर्तन बताया है कि आकार में परिवर्तन। ठीक है,
दूसरा इसने बताया कि अनुपात में परिवर्तन, और तीसरा बताया इसने पुराने चिन्हों का लोप, ठीक है, और चौथा बताया है नए चिन्ह का उदय। यानी आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का तो लोप है और नए चिन्हों का उदय है, ठीक है। ये 4 इसने बताए हैं। अब इसमें नोट डाल के एक चीज़ लिख लीजिए, आप लोग नोट डाल के लिखिए कि विकास में परिवर्तन, परिपक्वता, अभिवृद्धि, योग्यता व क्षमता, वातावरण के साथ अंतःक्रिया शामिल है, ठीक है। अब इसमें आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है। उसमें ऐसे आधे आधे कॉलम खींच लीजिए, इधर तो आप अभिवृद्धि लिख लीजिए और इधर विकास लिख लीजिए। एक आपको इधर पॉइंट लिखना है और एक आपको इधर लिखना है, ऐसे आप लोगों को लिखना है। इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए अभिवृद्धि में कि यह मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है। इसमें तो लिखना है अभिवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन है, और विकास में लिखना है आपको कि इसमें मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों परिवर्तन है, ठीक है। अब इसमें दूसरा आप लिखो कि अभिवृद्धि निर्धारित समय तक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? निर्धारित समय पर होती है और ये मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास क्या होता है? मृत्यु पर्यंत चलता है। अब इसमें देखिए जो लड़कियां होती है उनकी वृद्धि है वो 16 साल तक होती है। 16 साल के बाद उनकी हाइट बहुत कम रेयर बढ़ती है, बाकी नहीं बढ़ती है। लड़कों की 21 साल होती है, 21 साल तक उनकी अभिवृद्धि होती रहती है। तो एक निश्चित सीमा हो गई ना, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा आप लिखिए अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करती है, जबकि विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, ठीक है। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, जबकि विकास एकीकृत होता है। फिर पांचवा लिखिए यह संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर ढांचा होता है, और यह विकास जो क्या होता है वो कार्यात्मक होता है। इधर अभिवृद्धि रेखीय होती है और जबकि ये जो विकास है वो वर्तुलाकार होता है। यानी ये पूर्व के अनुभवों से जुड़ी हुई बातों के आधार पर विकास अधिक होता है। यानी वर्तुलाकार कैसे होता है? ऐसे जो ये रिंग नहीं होती है क्या, वैसे विकास बढ़ता है। यानी पूरा अनुभव के आधार पर उससे जुड़े रहने के बाद जो आधार पर विकास होता है वो विकास सबसे ज़्यादा होता है। फिर इससे अगला पॉइंट लिखिए आप अभिवृद्धि रचनात्मक है, और आप इसमें लिखिए विकास में यह रचनात्मक प्लस विनाशात्मक होता है, ठीक है। 7 हो गए। 8वां पॉइंट लिखिए अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है ना। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देख सकते हो ना आप, स्ट्रक्चर को, ढांचे को देख सकते हो ना, बाहरी ढांचे को। विकास को केवल अनुभव किया जा सकता है, किसी के विकास को अपन देख थोड़ी सकते हैं, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर 9वां पॉइंट लिखिए अभिवृद्धि विकास के बाद होती है और विकास पहले होता है। यानी एक नोट डाल के एक चीज़ लिख लीजिए आप कि बिना प्रत्यक्ष अभिवृद्धि के भी विकास संभव है। यानी अभिवृद्धि नहीं होगी तो भी विकास संभव है। ये जरूरी नहीं है कि अभिवृद्धि हो तभी विकास हो, बल्कि अभिवृद्धि के बिना भी विकास संभव है, ठीक है। अब अपन चलते हैं 3-4 एक पॉइंट है जो कई एग्जाम में आए हुए हैं, एक बार वो लिख लीजिए। बिल्कुल सीधे सीधे लाइन टू लाइन लिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। पहला लिखिए आप विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। ये क्या होता है? उसमें 4-5 दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा असत्य है या निम्न में से कौन सा सत्य है, ऐसे लिख के फिर ये जैसे पॉइंट देते हैं कि इनमें विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। तो इस प्रकार मान लो ये दे दे, आप लोग इनको याद रखें। उनमें से जैसे पूछ ले भाई इनमें से शामिल है या फिर इनमें शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के करना आप लोग। तो इसमें देखिए पहला लिख लीजिए आप विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है। पहला तो ये है विकास क्या है? लचीला है और इसमें संशोधन भी होता है, संशोधन योग्य होता है। दूसरा विकास सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। विकास क्या होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट आप लिखिए विकास में अपने खतरे होते हैं। यानी विकास क्या होता है? अभी मैंने शुरू में विकास और अभिवृद्धि में अंतर बताया था, मैंने कहा था ना विकासात्मक, विनाशात्मक, रचनात्मक प्लस विनाशात्मक दोनों होते हैं। अगला पॉइंट लिखिए प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। यानी जो उसका प्रारंभिक विकास होता है ना, प्रारंभ का विकास, वो उसके परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिए विकास के सिद्धांत। अब अपन ये जो विकास हुआ है इसके सिद्धांत के बारे में एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये हेडिंग डाल लीजिए विकास के सिद्धांत। अब जो विकास के सिद्धांत है इनको अपन ने 2 भागों में बांटा है। एक होते हैं सामान्य सिद्धांत, ठीक है, और एक होते हैं विशिष्ट सिद्धांत।
तो सबसे पहले अपन सामान्य सिद्धांत पढ़ते हैं। तो इधर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विकास के सामान्य सिद्धांत यहाँ लिख लीजिए। फिर उसमें आप पहला लिखिए सतत विकास का सिद्धांत। पहला क्या लिखोगे आप? सतत विकास का सिद्धांत। इसमें जो सतत विकास का सिद्धांत है, इसमें सहायक जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन कौन है? एक तो स्किनर है, एक बांडुरा है और एक हरलोक है। इन तीनों ने सतत विकास का समर्थन किया है, स्किनर, बांडुरा और हरलोक ने। ठीक है। फिर दूसरा है आपका, सतत का मतलब क्या होता है? विकास लगातार होता है। ठीक है। दूसरा है आपका विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। दूसरा क्या है? विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसमें विकास जो होता है सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले सिर का विकास होता है। सबसे पहले किसका होता है? सर का विकास होता है। और सबसे लास्ट में किसका होता है? हाथ और पैर का सबसे बाद में विकास होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। अब जो 0 से 2 वर्ष है वो कौन सी है? शेषावस्था है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 0 से 2 वर्ष की कौन सी अवस्था है? इसको अपन क्या कहते हैं? शेषावस्था कहते हैं। इसमें सर्वाधिक विकास होता है बच्चे का। सर्वाधिक विकास किस में होता है? शेषावस्था में। और सबसे कम विकास किस में होता है? बाल्यावस्था में। ये दोनों चीज़ याद रखना। सर्वाधिक विकास किस में होगा? शेषावस्था में। और सबसे कम विकास बालक का किस में होता है? बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? उसके बाद में तीसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीसरा कौन सा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति का विकास एक ही तरीके से होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत का क्या मतलब है कि एक प्रजाति का विकास एक ही प्रतिमान से। एक ही प्रतिमान का क्या अर्थ है? जैसे मान लो बिल्ली की प्रजाति है, अब उसका बच्चा होगा तो वो बिल्ली की जैसा ही तो बनेगा, अलग थोड़ी आएगा। जैसे बिल्ली का कुत्ते जैसा थोड़ी होता है, मानव का मानव जैसे होता है। तो यानी एक ही प्रतिमान हुई है ना, तो इसको क्या कहते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद में है आपका चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। चौथा कौन सा है आपका? परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसमें क्या होता है कि एक विकास दूसरे विकास से संबंधित होता है। उसमें क्या होता है कि एक विकास दूसरे विकास से संबंधित होता है, मतलब प्रभावित करता है एक विकास दूसरे विकास को। फिर पांचवा है आपका व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। पांचवा कौन सा है? व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। उसमें क्या होता है? प्रत्येक बच्चे के विकास की गति अलग अलग होती है। जरूर थोड़ी है सारे बच्चों का विकास एक जैसा हो, हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। ठीक है, तो यानी व्यक्तिगत भिन्नता हुई ना, यानी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। फिर छठा है आपका एकीकरण का विकास का सिद्धांत। एकीकरण का विकास का सिद्धांत कैसे कहा गया है इसको? एकीकरण का मतलब है मतलब कोई चीज़ समायोजित होना। मतलब ये है एकीकरण के सिद्धांत में, एक बच्चे के उदाहरण से आप लोग इसको याद रख लोगे अच्छी तरह से। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा? अपना हाथ उठाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? अपना हाथ उठाता है, हाथ उठाएगा, फिर अंगुलियों को हिलाएगा। ठीक है, अब कोई चीज़ पकड़ेगा अंगुली से तो उसको फिर बाद में इसको समायोजित करेगा ना उसको, यानी पहले हाथ उठाएगा, फिर अपनी अंगुलियों को हिलाएगा, उसके बाद में किसी चीज़ को पकड़ेगा, तो वो क्या हुआ? एकीकरण या समायोजन। ठीक है, इस हाथ के उदाहरण से आप लोग इस चीज़ का याद रख लेना कि एकीकरण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, यानी पहले संपूर्ण अंग, फिर अंग, और अंत में समन्वय या एकीकरण। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, उसके बाद सातवां है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत, इसको ध्यान से थोड़ा समझना। इसको है ना दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है सिफेलोकोडल, एक क्या है? सिफेलोकोडल, और दूसरा है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमोडिस्टल। अब इसमें जो सिफेलोकोडल है इसको है ना वर्टिकल, है ना, वर्टिकल और अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूड, लंबात्मक, शीर्षगामी, ये इसके ही नाम है, सारे नाम इसी के हैं। शीर्षपादीय,
ठीक है, ये सभी नाम किसके हैं? सेफेलोकोडल के नाम है सभी नाम। ये जरूरी नहीं है ये नाम दे, इनमें से भी कोई सा नाम दे सकता है। ठीक है, अब ये है प्रोक्सीडोमिस्टल, इसको है ना निकट या दूर का सिद्धांत या भीतर से बाहर का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? भीतर से बाहर का सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, सेफेलोकोडल को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें विकास है, देखो इन दो शब्द से क्लियर हो रहा है कि इसमें विकास कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर। ठीक है, अब ये सेफेलोकोडल है तो उसमें विकास कैसे होता है? पहले सिर का विकास होता है और फिर पैर की ओर आता है, हाथ पैरों का बाद में होता है। ये तो होता है सेफेलोकोडल। फिर होता है ये प्रोक्सीमोडिस्टल। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, मान लो ये बच्चा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भीतरी अंग है ना निकट का, सबसे पहले इसमें पेट की हड्डियों का विकास होता है, पेट की हड्डियों का सबसे पहले, और उसके बाद में पैर का आता है। सबसे पहले किसका होता है? इसमें प्रोक्सीमोडिस्टल में सबसे पहले पेट की हड्डियों का विकास होता है, बाद में हाथ पैरों की हड्डियों का विकास होता है। ठीक है, बस यही अंतर है कि इसमें सिर से पैर तक का विकास होता है और इसमें पेट की हड्डियों से प्रारंभ होता है और बाद में हाथ और पैरों का विकास होता है। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। फिर उसके बाद में अगला आपका 8वां व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। कौन सा है? व्यवस्थित विकास का सिद्धांत। इसमें विकास हमें हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब इसको सीधा सीधा आप याद रख लो कि इसमें जो व्यवस्थित विकास, व्यवस्थित मतलब एक व्यवस्था के तहत कार्य, से व्यवस्था के तहत विकास। इसको एक उदाहरण से आप लोग याद रखना, सीधा याद रहेगा आप लोगों को। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास कैसे होता है? जैसे कि मान लो कोई बच्चा अपने घर में जन्मता है, ठीक है, कुछ दिनों बाद वो बोलने लगता है, तो सबसे पहले क्या नाम निकलेगा उसके मुंह से? या तो माँ या पापा। ठीक है, दो ही नाम निकलेगा। अब वो जो भी आएगा उसको माँ या पापा ही कहेगा, उसको थोड़ी पता है तो उस टाइम कि ये अपनी दादी है, ये ताऊ है, ये है ना अंकल है, ये ताई है, ये चाची है, बुआ है। बच्चे को नहीं पता ना, धीरे धीरे उसको सिखाते हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे बच्चा बोलता है कि ये ताऊ है, ये चाची है, ये ताई है, धीरे धीरे बोलता है। तो पहले क्या था उसका विकास? सामान्य, यानी सिर्फ माँ ही पापा बोलता था। अब सामान्य में चेंज हुआ ना इसमें, अब बच्चा अलग अलग बोल रहा है, तो वो क्या हुआ? विशिष्ट विकास। यानी कोई चीज़ जब नॉर्मल होती है और उसका कुछ तरीके से उसमें परिवर्तन और व्यवस्थित रूप से बच्चा उसमें विकास करता है तो उसको विशिष्ट परिवर्तन कहते हैं। इसमें बच्चे में सामान्य से विशिष्ट की ओर परिवर्तन हुआ ना, बस यही चीज़ है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। 9वां है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अगला क्या है? वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, जो वंशानुक्रम है जैसे होमोजेनेटिक और एनवायरनमेंट, तो इसको कभी कभी वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत ना लिख के इसको कभी कभी H × E = D भी लिख देते हैं। यानी ये वंशानुक्रम, एनवायरनमेंट, वातावरण बराबर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को पास बराबर क्या मिलेगा? विकास। तो कभी कभी ऐसे भी सीधा ही पूछ सक लेते हैं, इसको H × E लिख देंगे बराबर D लिख देंगे, या H + E लिख देंगे बराबर D लिख देंगे, या H - E लिख देंगे बराबर D लिख देंगे। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई वाला करना है। इसमें जो भी विकास होगा ना वो हमेशा किसी मात्रा का गुणात्मक परिवर्तन से ही विकास होता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि विकास किससे होगा? गुणात्मक परिवर्तन से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद में एक है आपके, एक तो ये वंशानुक्रम प्लस एनवायरनमेंट, वातावरण, एक है अधिगम और परिपक्वता, अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत। तो जो अधिगम परिपक्वता है इसका मतलब भी यही होता है, अधिगम × परिपक्वता बराबर क्या होता है? विकास। ठीक है, ये भी प्लस माइनस कुछ नहीं होता, ये भी मल्टीप्लाई, मैंने कहा ना विकास सारे गुणात्मक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में एक है आपका 11वां है आपका पूर्वान्वय का सिद्धांत। कौन सा है? पूर्वान्वय का सिद्धांत। इसको अपन भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। पूर्वान्वय मतलब भविष्यवाणी, ये भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे बालक के विकास के बारे में अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसके विकास के बारे में कर सकते हैं,
यानी जैसे हाइट के अनुसार वजन नहीं, उसका हाइट के अनुसार वजन नहीं है, या फिर मतलब उम्र के अनुसार उसकी हाइट नहीं है, तो अपन उसका जो बाहरी संरचनात्मक ढांचा है उसके विकास के बारे में बता सकते हैं। अपन उसमें ये नहीं कर सकते कि कल को ये बच्चा आगे जाके ये बनेगा। अपन उसके वो डिसीजन नहीं भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ज़रूरी थोड़ी है कि उस बच्चे के अंदर कौन सा विकास हो रहा है। आप उसके बाहर के स्ट्रक्चर ढांचे को पहचान के उसके बाहर के बारे में आप लोग भविष्यवाणी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है वर्तुलाकार प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला 12वां कौन सा है? वर्तुलाकार प्रवृत्ति का सिद्धांत। वर्तुलाकार मैंने बताया था आप लोगों को, जो अभिवृद्धि है वो रेखीय होती है, लॉन्गिट्यूड है ना। और ये कौन सा होता है? वर्तुलाकार। पुराने अनुभव के आधार पर नए जो कार्य करता है उसका विकास करता है, वर्तुलाकार होता है ये। ठीक है, और 13वां है लास्ट का, भेदात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा है? भेदात्मक विकास का सिद्धांत। ये हो गए आपके 13 क्या हुए, वो सामान्य सिद्धांत यहाँ कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, विकास के विशिष्ट सिद्धांत। अब क्या डालोगे आप? विकास के विशिष्ट सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला है आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये चाहिए था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इस सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। क्या बताई थी? 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति, ठीक है, और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये जीवन मूल प्रवृत्ति है, इसको इसने इरोस कहा था। क्या कहा था? इरोस। और इसको कहा था इसने थैनाटोस। और इसमें जीवन मूल प्रवृत्ति को इसने लिबिडो या काम प्रवृत्ति के लिए कहा था। इसको लिबिडो या काम प्रवृत्ति कहा था। और ये थैनाटोस है, ये आक्रामकता। ठीक है, इसको क्या कहा था? जीवन जो मूल प्रवृत्ति है इसको इरोस कहा था, और इसको कहा था थैनाटोस। और ये जो जीवन मूल प्रवृत्ति है ये किस पे कार्य करती है? ये लिबिडो काम प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है ये क्या होती है? ये आक्रामक होती है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं। फिर है जो सिगमंड फ्राइड है, इसने 5 अवस्थाएं बताई। ये 2 तो क्या बताई थी इसने? मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने 2 क्या बताई थी? मूल प्रवृत्तियाँ। कौन सी बताई थी? एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसको इरोस कहा था इसने, जीवन मूल प्रवृत्ति को, और इसको थैनाटोस कहा था। ये लिबिडो या काम प्रवृत्ति से प्रभावित है और ये आक्रामक होती है। ठीक है, उसके बाद फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई है। फ्राइड ने कितनी अवस्थाएं बताई है? 5 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी बताई है? पहली बताई है इसने मुखावस्था। क्या बताई है? मुखावस्था। इसको ओरल स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल स्टेज। ये कब से होती है? ये 0 से 1 वर्ष की तक की होती है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा है ना वो क्रिया करता है तो इसमें 2 प्रकार की क्रिया करता है। एक तो चूषण क्रिया करता है, और एक दंसन या बच्चा काटता नहीं, क्या ऐसे मुंह से दांत नहीं चुभोता, दंसन या काटना। अब इसमें ये चूसना कब तक करता है? 0 से 6 माह तक। दूध पीता है ना, चूसता है ना, और ये करता है 7 से 12 माह तक। काटता नहीं है क्या? कहीं पे भी है ना, वो दांत चुभो देता है, किसी के भी वो काट लेता है। तो ये क्या है? मुखावस्था की क्रिया उसकी स्टार्ट हो गई यहाँ से। 5 अवस्थाएं हैं। शुरू की अवस्था कौन सी बताई है उसने? मुखावस्था बताई है। इसमें 2 क्रिया होती है, चूषण और दंसन या काटना। ये चूषण होता है 0 से 6 माह, और ये दंसन होता है 7 माह से 12 माह। ठीक है, उसके बाद दूसरी होती है गुदावस्था। गुदावस्था, इसको क्या कहते हैं? एनल। ठीक है, अब ये गुदावस्था क्या होती है? गुदावस्था का सीधा अर्थ है ये होती है 2 से 3 वर्ष तक बच्चा करता है। कितना करता है? 2 से 3 वर्ष। इसका गुदावस्था का मतलब है कि बच्चा मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेता है। गुदावस्था में क्या होता है कि जो बच्चा मलमूत्र क्रिया करता है उसमें आनंद लेता है। अब इसमें फ्राइड ने 2 चीज़ बताई है। एक तो क्या बताई है कि वो कहता है कि इन क्रियाओं को मान लो कोई दबा लेता है। पहले मैंने मुखावस्था बताई थी ना, तो मुखावस्था में एक चीज़ आप नोट कर लेना, लिख लेना एक चीज़, पहले मुखावस्था में लिख लीजिए। इसमें जो फ्राइड है इसने कहा है
कि इन क्रियाओं के, क्रिया कौन सी, चूषण और दंशन, इन क्रियाओं के कम होने पर बच्चा क्या होता है, अगर ये दोनों क्रियाएं बच्चा कम करता है तो बच्चा क्या होता है, निष्क्रिय होता है और दूसरों पर निर्भर बन जाता है। और अगर मान लो कोई बच्चा ये दोनों क्रिया अधिक करता है, ठीक है, तो वो बच्चा आगे जाके क्या बनता है, आक्रामक बनता है। ये कौन कह रहा है, फ्राइड कर रहा है। ये सारी बातें किसके अनुसार है, फ्राइड के अनुसार, ठीक है। अब आप आए दूसरी गुदावस्था में। गुदावस्था में मैंने क्या बताया कि बच्चा मलमूत्र क्रियाओं में आनंद लेता है। इसमें फ्राइड कहता है कि इन क्रियाओं को दबाने पर धारणात्मक व्यक्तित्व होता है। धारणात्मक व्यक्तित्व कैसे, कि आगे जाके वो कंजूस और जिद्दी बनता है, और इन क्रियाओं को बाध्य करते हैं अपन, तो वह बच्चा कौन सा होता है, क्रूर और आक्रामक बनता है। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, अब कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो कई बच्चों जैसे सुबह फ्रेश होके नहीं जाते हैं, तो उनको जैसे फ्रेश होने की रहती है तो वो क्या करते हैं, दबा लेते हैं। स्कूल में भी वैसे व्यवस्था है, पर वो नहीं जाते हैं, दबा लेते हैं कि घर जाके जाऊँगा, ठीक है। अब जो ये फ्राइड कहता है कि जो बच्चे ऐसी परिस्थितियों को दबा लेते हैं तो वो बच्चा आगे जाके क्या होता है, वो बच्चा आगे जाके कंजूस और जिद्दी होता है। ये फ्राइड का कहना है। दूसरा वो कहता है कि मान लो कोई बच्चा है, उसकी इच्छा नहीं है फ्रेश होने की, लेकिन उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि स्कूल जाएगा, पहले जाके फ्रेश हो किया, यानी उसको जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। बच्चे की इच्छा नहीं है पर उसको जाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो वो बच्चा आगे जाके क्या पढ़ेगा, क्रूर और आक्रामक बढ़ेगा। ये कौन कह रहा है, ये फ्राइड कह रहा है, ठीक है। अब आप तीसरा लिखिए। इसमें तीसरा है आपका लिंग प्रधान अवस्था। तीसरा क्या है, लिंग प्रधान अवस्था, ठीक है। अब इसमें लिंग प्रधान अवस्था जो होती है ये कितनी होती है, ये 4 से 5 वर्ष होती है, ठीक है। अब इसमें भी 2 है, लिंग प्रधान अवस्था में भी 2 है। एक तो होती है मातृ आधारित यानी माता के अनुसार, और एक होती है पितृ आधारित, ठीक है। अब इसमें ये कौन सी है, ये है ओडिपस, ओडिपस या इडिपस। इसको इडिपस भी कहते देते हैं, ओडिपस भी कहते देते हैं। और इसमें है इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रा, दोनों एक ही चीज़ है, कोई सी भी आ सकती है इनमें से। अब इसमें क्या होता है, जो ये है ओडिपस है, इसमें क्या है, मात्र जो मनोवर्ती है वो लड़के का माँ के प्रति प्रेम होता है। इसमें क्या होता है, ये मातृ मनोवर्ती है, लड़का माँ के प्रति प्रेम करता है, ठीक है। लड़के का प्रेम किसके प्रति होती है, माँ के प्रति। और ये है ना, ये पितृ मनोवर्ती है, लड़की का पिता के प्रति प्रेम, ठीक है। ये जहाँ चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होता है, एक तो इसमें एक चीज़ और होती है, फ्राइड ये कहता है कि इसमें लिंग के प्रति ईर्ष्या की भावना भी होती है। जैसे जो लड़का है वो लड़की को देख के ईर्ष्या करता है, जो लड़की है वो लड़के को देख के भी ईर्ष्या करती है। इसमें फ्राइड ये भी कहता है। फिर आपका चौथा सिद्धांत, इसमें चौथा है अव्यक्त अवस्था। चौथा कौन सा है, अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था इसमें ये होती है 6 से 12 वर्ष। कितनी होती है, यानी इसको अपन बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। 6 से 12 वर्ष होती है अव्यक्त अवस्था। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं करता है, रचनात्मक में सामाजिक क्रियाएं ज़्यादा करता है, यानी काम की क्रिया इसमें निष्क्रिय रहती है। एक इसमें नोट डाल के एक चीज़ लिख लेना कि काम की सर्वाधिक प्रवृत्ति कौन सी आयु में होती है, शेषवावस्था में होती है बच्चे की काम प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा। अगर उसमें ऑप्शन में शेषवावस्था या पूर्व किशोरावस्था है, दोनों ऑप्शन में है ना, शेषवावस्था या पूर्व किशोरावस्था, तो उसमें शेषवावस्था आएगा। अगर शेषवावस्था ऑप्शन में नहीं है ना, तो फिर पूर्व किशोरावस्था आएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो काम प्रवृत्ति होती है वो किस में होती है, शेषवावस्था में होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब जो अव्यक्त अवस्था बताई थी मैंने, बाल्यावस्था, इसमें कोई भी प्रकार का काम व्यवहार नहीं होता है, इसमें रचनात्मक में सामाजिक क्रिया ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें बच्चा रचनात्मक क्रियाएं करता है, समाज से संबंध रख के सामाजिक क्रियाएं करता है, यानी काम क्रिया बिल्कुल निष्क्रिय होती है। क्वेश्चन आ जाए कि काम क्रिया किस अवस्था में बिल्कुल निष्क्रिय रहती है, तो वो किस में रहती है, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में विकास भी सबसे धीमी गति से होता है और इसमें काम प्रवृत्ति भी निष्क्रिय रहती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में पांचवा है आपका जननेंद्रिय अवस्था। पांचवा कौन सा है,
जनेंद्रिय अवस्था। अब इसमें जनेंद्रिय अवस्था कब होती है? ये 13 वर्ष में होती है। इसमें क्या होता है? समलिंगीय एवं विषमलिंगीय प्रेम होता है। इसमें जैसे लड़की लड़की से, समलिंगी लड़का लड़के से, या विषमलिंगी लड़का लड़की से, या लड़की लड़का से, ऐसे विषमलिंगीय प्रेम भी होता है। जैसे एक इसमें शब्द है नार्सिज्म, ये भी लिख लेना। एक क्या शब्द है? नार्सिसिज्म। इसका मतलब होता है आत्म प्रेम, यानी खुद से प्रेम, दूसरों से घृणा। नार्सिसिज्म का क्या होता है? आत्म प्रेम, खुद से प्रेम, अपने आप से प्रेम और दूसरों से घृणा। ठीक है, ये होता है नार्सिसिज्म। क्वेश्चन में आ जाए कि नार्सिसिज्म होता है, तो ये होता है आत्म प्रेम होता है, खुद से प्रेम होता है, दूसरों से वो घृणा करता है। ठीक है, इसमें एक उदाहरण देता है। फ्राइड कहता है कि एक छोटा सी 2 बरस का एक नार्सिसिज्म राजकुमार था। वो पानी के तालाब में नहा रहा था, तो उसने अपनी छवि है ना पानी के अंदर देखी। अपनी छवि कहाँ देखी? पानी के अंदर देखी। तो पानी के अंदर देखी तो वो देखा कि कितना सुंदर प्यारा बच्चा है, इतना सुंदर लग रहा है, काश मैं भी ऐसा होता। तो यानी उसको ये नहीं पता कि ये छवि मेरी ही दिख रही है और मैं ही इतना सुंदर दिख रहा हूँ। तो यानी उससे खुद से अपने आप से प्यार हो गया ना, यानी वो क्या हुआ? आत्म प्रेम। तो उसको अपन क्या कहेंगे? नार्सिसिज्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आज मैं आप लोगों को ये सामान्य सिद्धांत, इसके अभिवृद्धि और विकास में अंतर, और इसके सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत पे मैंने एक बताया मनोलैंगिक, और जो इसके आगे की प्रोसेस है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब मैं जैसे जैसे वीडियो बना रही हूँ आप लोग इनको एक रजिस्टर में उतार कर आप इनका डेली रिवीजन करोगे ना, तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म याद हो जाएगी और क्वेश्चन इनमें से ही उठेंगे। एक बार इनको ढंग से आप लोग याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी में से पुट अप होते हैं। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। ठीक है, धन्यवाद।